गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस कोरोना काल में जो एक महामारी के रूप में उपस्थित है, उसमें हम ऑनलाइन क्लासेज आपको उपलब्ध करा रहे हैं। 12th क्लास को ऑनलाइन क्लासेज निरंतर दी जा रही थी, अब 11th क्लास को ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। मैं राजकुमार सिंघल फ्रॉम बालघाट। बायोलॉजी 11th का पहला चैप्टर सजीव जगत के बारे में आपको आज कुछ बताऊंगा। राज्य सरकार के द्वारा कुछ सिलेबस कम किया जाएगा, लेकिन हम पूरा 100% जो सिलेबस है उसी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस हमारी नीट जैसी एग्जामों में आता है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अतः हम आज जीव जगत के बारे में पढ़ते हैं। जीव जगत यानी एक समाज पूरा। तो बात करें जीव क्या होते हैं। जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहा जाता है बायोलॉजी। ये बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, एक बायो दूसरा लॉजी, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिए गए हैं। बायोस यानी लाइफ, बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, तथा लोगोस यानी स्टडी अध्ययन करना, यानी जीवन का अध्ययन जिस शाखा में अपन करते हैं वह शाखा बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान का जो जनक जिन्हें माना जाता है उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा जीव विज्ञान शब्द का जो प्रतिपादन किया गया था वह प्रतिपादन लैमार्क व ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 में किया था। तो इस प्रकार बायोलॉजी जीवन का अध्ययन वाली शाखा होती है, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि बायोलॉजी में अपन जीवों का अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन ये जीव या सजीव होता क्या है, सजीव किसे कहेंगे। यानी पर्यावरण क्या अपन कह सकते हैं, संपूर्ण प्रकृति में उपस्थित ऐसी संरचनाएं, ऐसी वस्तुएं या संरचनाएं जिनमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं या जीव कहा जाता है। जैसे उनके आकार में वृद्धि हो रही हो, यानी संरचना में परिवर्तन आ रहा हो, वे नई संतान यानी अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हो अर्थात जनन करते हो, ताप दाब ऊष्मा गर्म सर्दी ठंड ऐसे कुछ जो पॉइंट है यानी लक्षण है, इनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हो, यानी पर्यावरण के प्रति संवेदना करते हो। उपापचय क्रियाएं यानी अपन जो भी कुछ जीवित रहने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा भोजन के रूप में प्राप्त होती है। उस भोजन को तोड़ना और नए सरल पदार्थों से पुनः जटिल पदार्थ बनाना, अगर ऐसे लक्षण किसी संरचना में दिखाई देते हैं तो उसे हम सजीव कहते हैं। अब इनमें से हम बात करें पहला कि सजीव का लक्षण क्या है। तो पहली बात कर रहे थे अपन वृद्धि। कि वृद्धि के अंदर क्या होता है कि अपन जानते हैं कि जितने भी जीव होंगे, जितने भी संरचनाएं इस प्रकृति के अंदर उपस्थित है, उनका एक निश्चित आकृति होती है, संरचना होती है, आयतन होता है, भार होता है। अगर ये आकार आयतन और शुष्क भार जो इनका होता है वह अपरिवर्तनीय बढ़त लेता है, यानी बिना परिवर्तन किए हुए लगातार बढ़ता है, दोबारा उसी रूप में नहीं आता है,
तो ऐसी बढ़त या परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। जैसे कोई भी चीज अपना आकार बढ़ा चुकी है और पुनः वो छोटे आकार में नहीं होगी तो वह वृद्धि कहलाती है। जैसे हम किसी शिशु की बात करें तो बच्चे का जब जन्म होता है तो वो छोटा होता है, लेकिन वह धीरे धीरे अपने आकार में, संरचना में परिवर्तन करता है, उसके वजन भी बढ़ता है, लेकिन वो वापस कभी चेंज नहीं होते हैं, अतः अपरिवर्तनीय है, जिन्हें अपन वृद्धि कहते हैं। वृद्धि जो होती है वह वृद्धि उपापचय क्रियाओं के फल स्वरूप होती है। यानी उपापचय क्रियाओं के अंदर उसे जीव द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। इस भोजन का अपघटन होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा उस सजीव को प्रकृति में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी होती है। जो सरल पदार्थ बनते हैं अपघटन के बाद, ये सरल पदार्थ पुनः जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं और ये जटिल पदार्थ उसके शरीर में वृद्धि के रूप में, स्थायी रूप में या विशिष्ट ऊतकों के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार सजीवों में वृद्धि पाई जाती है। सजीवों में दो प्रकार का रूप होता है, एक पादप होते हैं, दूसरा जंतु होते हैं। पादपों में जो वृद्धि होती है वह वृद्धि निरंतर दिखाई देती है जीवन काल तक, जबकि जंतुओं में जो वृद्धि होती है वह कुछ विशिष्ट ऊतकों तक सीमित हो जाती है। एक निश्चित आयु के बाद क्या हो जाएगी, विशिष्ट ऊतकों तक सीमित हो जाती है, यानी वृद्धि फिर आगे नहीं होती है, केवल शुष्क भार में उसके में वृद्धि होती है। वृद्धि का जो मुख्य कारण है वह कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना। कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो सजीव का आकार बढ़ेगा, अर्थात सजीवों में कोशिका विभाजन जैसा गुण पाया जाता है। तो ये तो ही अपनी वृद्धि वाला गुण के आधार पर कहते हैं सजीव। लेकिन सजीव की व्याख्या के लिए वृद्धि पूर्णतः उपयुक्त शब्द नहीं है, क्योंकि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनमें जीवन के लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन उनके आकार में, आकृति में, भार में परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थात वे निर्जीव पदार्थ होते हैं लेकिन उनमें वृद्धि दिखाई देती है। जैसे पहाड़ का आकार बढ़ना, मिट्टी के जो टीले होते हैं कभी वो कम हो जाते हैं और कभी वो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो भी वृद्धि कर रहे हैं लेकिन वे सजीव नहीं है। इसलिए सजीव और निर्जीव में वृद्धि पूर्णतः अंतर स्पष्ट नहीं कर पाती है। दूसरा पॉइंट है आकार व आकृति। सजीव जो अपनी विशेष जाति का होता है, किस्म का होता है, उसके अनुसार उसकी आकृति और आकार निश्चित होता है। अपन जब भी किसी जाति के जीव के बारे में बात करते हैं तो उसका एक निश्चित आकार और आकृति हमारे स्वचेतना में, हमारे मस्तिष्क के अंदर बन जाती है। इस स्वचेतना के अनुसार हम उस जीव को तुरंत पहचान लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कुत्ते की, तो कुत्ते का नाम जैसे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है तो कुत्ते के अनुसार ही कुत्ते का रूप, आकार और आकृति हमारे दिमाग पर आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि कुत्ते के स्थान पर बिल्ली की छवि बनती हो, बिल्ली की आकृति हमारे दिमाग में आती हो, या भैंस की आकृति हमारे दिमाग में आती हो। अगर हम सांप की बात करेंगे, सर्प की बात करते तो सर्प का ही चित्र हमारे दिमाग में बनता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो सजीव होते हैं उनका आकार और आकृति उनकी जाति और किस्मों के अनुसार एक विशिष्ट होती है। जीवों में यह निश्चित रूप से रहती है और सदैव निश्चितता को बनाए रखती है। तो इस प्रकार भी इनके आकार और आकृति के आधार पर अंतर किया जाता है। लेकिन निर्जीवों में भी आकृति कुछ विशिष्ट प्रकार की होती है। कई पौधे, कई ऐसे निर्जीव पदार्थों को हम देखते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। जैसे पहाड़ों की संरचना हमेशा ऊंचे रूप में दिखाई देते हैं, डेल्टा, नदी के मुहाने आदि, लेकिन वो निर्जीव है। तो तीसरा पॉइंट अब आता है सजीव और निर्जीव में अंतर का कोशिकीय संरचना। सभी सजीवों का शरीर
विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ होता है। ये परतें विभिन्न कोशिकाओं के संयुक्त होने से निर्मित होती है। यानी जो सजीव होता है, अगर उसकी परतों को खोला जाए तो परतें छोटी छोटी संरचनाओं में बदलती जाएंगी और अंततः हमें एक संरचना प्राप्त होगी जिसे हम कोशिका कहते हैं। और इसी संरचना से जो जीव है वह जीव बना हुआ है। अतः कोशिका जो होती है वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी सजीवों की आकार और आकृति का निर्माण कर रही है। साथ ही उनके शरीर में जो ये उपापचय क्रियाएं हो रही हैं, इन उपापचय क्रियाओं का भी निर्धारण कोशिका द्वारा ही होता है। अतः ये क्रियात्मक इकाई भी है। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे जीव या निर्जीव पदार्थ ऐसे हैं जो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन कोशिका सजीवों का एक विशिष्ट गुण है। बात की जाए अगला पॉइंट कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर कर सकते हैं, वो है जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सजीवों का भौतिक आधार है। यानी सजीवों की जितनी भी उपापचय क्रियाएं या ये जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं, इन उपापचय क्रियाओं को हम जैविक क्रियाएं, जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाओं को जैविक क्रियाएं नाम दिया जाता है। ये जैविक क्रियाएं पूर्ण होती है। अगर जीव द्रव्य नहीं होगा तो सजीव के अंदर विभिन्न पदार्थों का अपघटन और संलयन, यानी सरल पदार्थों में टूटना और उनसे जटिल पदार्थों का बनना संभव नहीं है। अतः सजीवों का एक विशिष्ट गुण जीव द्रव्य भी होता है। यानी सजीवों में ही इस प्रकार का विशिष्ट द्रव्य पदार्थ कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। इस प्रकार हम इन्हें सजीव और निर्जीव में अंतर दे सकते हैं। जिनमें जीव द्रव्य जैसा विशिष्ट द्रव्य पदार्थ पाया जाता है वे सजीव होते हैं। पांचवा पॉइंट की बात करें हम, उपापचय। सजीवों के शरीर में उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। सजीवों के द्वारा शरीर संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके लिए इनके शरीर में विभिन्न पदार्थों का जैव रासायनिक अपघटन होता है। जैव रासायनिक अपघटन से संबंधित क्रियाओं को सामूहिक रूप से उपापचय क्रियाएं कहते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है, उपचय और अपचय। उपचय क्रियाओं में सरल घटकों के संयोजन होता है। यानी जो उपचय क्रिया होती है उसमें सरल पदार्थ जोड़कर जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया? एक उपचय क्रिया है जिसमें पौधों द्वारा दो सरल पदार्थों के संयोजन से कार्बोहाइड्रेट जैसा जटिल पदार्थ बनाया जाता है। फिर आती है अपचय क्रियाएं। अपचय क्रियाएं उपचय क्रियाओं का विपरीत होती हैं। यानी जटिल घटक जो होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका अपघटन होता है जिससे सरल घटकों का पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन अपघटित होकर सरल पदार्थों में प्रोटीन, वसा, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे छोटे पदार्थों में टूटता है। फिर ये पुनः जटिल पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार उपापचय क्रियाएं, तो ये उपापचय क्रियाएं ये सजीवों का विशिष्ट गुण है। सजीवों में ही इस प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती है। अतः उपापचय क्रियाओं के कारण ही सजीव कोशिका को सजीव कोशिका को लघु रासायनिक उद्योगशाला की उपमा दी जाती है, क्योंकि उसी के अंदर सारी चीजें संपन्न हो रही हैं। किसके अंदर? कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है जो जीवन का आधार है। बात करते हैं अगला पॉइंट, श्वसन। हम जानते हैं श्वसन के अंदर जो भी जीव होते हैं, अगर उनमें जीवन है तो वे सजीव बाहरी वायुमंडल की जो वायु होती है उस वायु से
ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा खाद्य पदार्थों के अपघटन के बाद CO2 एवं अन्य विषैले पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार की क्रिया जिसमें जीवों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करके खाद्य पदार्थों का उपापचय के बाद उत्पन्न विषैले पदार्थ एवं CO2 गैस को बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? श्वसन क्रिया कहलाती है, जो सजीवों में ही मिलती है। इस श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा के द्वारा ही सजीवों की समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगला पॉइंट आता है प्रजनन यानी जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? किसी जीव द्वारा अपने समान, बिल्कुल अपने समान आकार, आकृति, संरचना, क्रियाकलापों में अपने समान नई संतति, नई संख्या में वृद्धि करने का गुण ही जनन कहलाता है। जनन जीवों का मुख्य लक्षण है क्योंकि इसके द्वारा वे अपनी प्रजाति की संख्या में वृद्धि करते हैं। लेकिन जनन के अंदर हम देखते हैं कि सजीव अपनी संख्या में तो वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन निर्जीव पदार्थ भी, कौन? निर्जीव पदार्थ भी अपनी संख्या में वृद्धि करते हुए अपनी संख्या को बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे एक पत्थर है, वो टूटकर 2 बना लेता है, 3 बना लेता है, छोटे छोटे कणों में बट जाता है। नदी की बजरी है, इतना निकालने के बाद उसकी निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुछ निर्जीव सजीव पदार्थ ऐसे होते हैं जो सजीव होने के साथ साथ यानी सजीव के सारे गुणों को, सारी जैव क्रियाओं को, कोशिकाओं की संख्याओं को बढ़ाने के बाद भी जिनमें जनन की क्षमता नहीं होती है। जैसे खैक्सर, जिसे हम खच्चर कहते हैं, ये घोड़े जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा वंध, कामगार, मधुमक्खी। कामगार का मतलब श्रमिक। श्रमिक जो मधुमक्खी होती है उसमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती, अर्थात वो बंद होती है, उसमें जनन नहीं होता, नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके अलावा अनुर्वर मानव जुगल, जिन्हें हम नपुंसक कहते हैं, जिनमें भी जनन क्षमता नहीं पाई जाती है। अतः जनन को, इस प्रजनन को सजीव और निर्जीव के मध्य विभेदन का मुख्य लक्षण नहीं माना जाता है। लास्ट बात करते हैं हम संवेदनशीलता। हम जानते हैं कि विभिन्न जीव जो होते हैं वो पर्यावरण के प्रति जो भी भौतिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी क्रियाकलाप दर्शाते हैं। जैसे ताप के प्रति, ठंड, सर्दी, गर्मी, प्रकाश, अन्य पदार्थों के कारण वो कुछ अनुक्रिया करते हैं जो निर्जीव पदार्थों में दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवेदनशीलता पदार्थों, सजीवों को निर्जीवों से अलग करने के लिए उत्तरदायी है। यानी भौतिक जो कारक होते हैं उनके प्रति हम ये इस प्रकार के करते हैं। धन्यवाद। तो आज आपने सजीव और निर्जीव के बारे में अध्ययन किया, जहाँ तक आपको इसमें समझ में आया होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम है उसे पुनः आपको डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।